हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप लोगों को हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 का वीडियो आएगा. ओके, सो हियर अवर चैप्टर नंबर 8 इज वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स. सी, यहाँ पर हम पहले के विलेजेस मतलब पहले विलेजेस कैसे थे वो सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. प्रभाकर एट द ब्लैक स्मिथ शॉप. प्रभाकर कोई बच्चा है जो ब्लैक स्मिथ शॉप पे बैठा हुआ था, तो वो बहुत लाइटनिंग वगैरह देख रहा था. वहां पर 2 मैन्स थे जो हीटिंग और बीटिंग का काम कर रहे थे, है ना. वहाँ एक बेंच में एक्स और सिकल्स ये सब रेडी होके रखे थे सेल करने के लिए. बट वहाँ पे जो हीटिंग और बीटिंग का काम हो रहा था, वहां से बहुत लाइट आ रही थी. वो बहुत हॉट था, बहुत गर्म था और इवन बहुत ज्यादा आवाजें भी आ रही थी. लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग था देखने के लिए कि क्या हो रहा है. ओके, आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर. वी ऑफन टेक द यूज ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टूडे. Things that made of iron and steel are a part of our daily lives. The use of iron began in the subcontinent around 3000 years ago. See, अभी हम लोग आयरन का यूज डे टू डे लाइफ में ऐसे ही कर लेते हैं. फॉर ग्रांटेड हमने ले लिया है अब आयरन को. आयरन जो है वो हमारी लाइफ का डेली लाइफ का एक पार्ट बन चुका है. लेकिन ये जो आयरन का यूज हुआ था सब कॉन्टिनेंट मतलब कि हमारे एरिया पे ये जो आयरन का यूज हुआ था ये 3000 ईयर्स पहले हुआ था. Some of the largest collection of iron tools and weapons were found in megalithic burials about which you read in chapter number 4. chapter number 4 जो megalithic burial के बारे में आपने पढ़ा है ना. तो वहां पर से इन लोगों को बहुत बड़ा कलेक्शन मिला था आयरन टूल्स और वेपन्स का. Around 2500 years ago there is evidence for the growing use of iron tools. This include axe for clearing forest. See, 2500 ईयर पहले के हमको एविडेंस मिलते हैं कि उस समय से आयरन का यूज होने लगा था, आयरन टूल्स का यूज होने लगा था. जो एक्स होती थी यानी कि कुल्हाड़ी होती थी उसका यूज किया जाता था फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए. एंड आयरन प्लगशेयर और आयरन प्लगशेयर का यूज किया जाता था. एज वी हैड सीन चैप्टर नंबर 5, द प्लगशेयर वाज यूजफुल टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. तो जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 5 में देखा था, जो प्लगशेयर होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है. ओके, अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इरिगेशन. द किंग्स एंड किंगडम्स यू हैव बीन रीडिंग अबाउट could not have existed without the support of flourishing villages. flourishing मतलब क्या होता है, फलते फूलते जो विलेजेस होते हैं, जो डेवलप्ड विलेजेस होते हैं. जो किंग्स और किंगडम्स थे वो इन फ्लरिशिंग विलेजेस के बिना कुछ नहीं हो पाते, मतलब वो लोग कुछ डेवलप नहीं कर पाते. while new tools and the system of transplantation increased production, इरिगेशन वॉज ऑल्सो यूज्ड. देखिए, तो जो न्यू टूल्स यूज किए जाने लगे थे उस समय ट्रांसप्लांटेशन के लिए और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इरिगेशन का भी यूज किया जाता था. इरिगेशन वर्क दैट वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडेड कैनल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स. देखो, उस समय पे जो इरिगेशन होता था वो उस किन किन चीजों से इरिगेशन होता था. कैनाल से इरिगेशन होता था, वेल्स से होता था, टैंक से होता था और आर्टिफिशियल लेक्स से भी इरिगेशन किया जाता था. इफ यू लुक एट द चार्ट यू विल फाइंड दैट सम ऑफ द स्टेजेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क आर मेंशन. तो इसमें देखो, यहाँ पे नीचे एक टेबल दिया हुआ है जो कि इरिगेशन का कंस्ट्रक्शन वर्क को मेंशन किया है. ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से पढ़ेंगे. हु लिव इन द विलेजेस. अब विलेजेस में कौन रहते थे. देयर वर एट लीस्ट 3 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिविंग इन द मोस्ट विलेजेस इन द साउदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. सी, विलेजेस में मोस्टली 3 अलग अलग टाइप के लोग रहते थे. 3 अलग अलग टाइप के लोग कैसे होते थे. फर्स्ट हम देखेंगे तमिल रीजन में. तमिल रीजन लार्ज लैंड ऑनर्स वर नोन एज वलेलर. तो जो लार्ज लैंड ऑनर्स होते थे जिनके पास ज्यादा मात्रा में लैंड होता था उनको वलेलर कहा जाता था. ऑर्डिनरी प्लगमैन वर नोन एज उजावर. और जो ऑर्डिनरी प्लगमैन होते हैं उनको बोला जाता था उजावर. एंड लैंडलेस लेबर इंक्लूडिंग स्लेव्स
वर नोन एज खादिसियार और आदमिया। तो जो ऐसे लेबर्स जिनके पास लैंड नहीं होता था या फिर स्लेव्स जो होते थे, है ना, उन लोगों को क्या बोला जाता था? खादिसियार या फिर आदमिया कहा जाता था। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वॉज नोन एज द ग्रामा भोजका। तो जो नॉर्दर्न पार्ट होता था कंट्री का, वहां पर विलेज के यानी कि गांव के सबसे मुखिया को क्या बोला जाता था? ग्रामा भोजका बोला जाता था। यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशंस। यूजुअली जो फैमिली का हेड होता था वो इस पोजीशन को ऑक्यूपाई करते जाता था। ओके, इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वॉज हेरिडिटरी। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो पोस्ट थी वो खानदानी थी, है ना। द ग्रामा भोजका वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। ग्रामा भोजका जो होता था वो सबसे ज्यादा लैंड का ओनर होता था। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर टू कल्टिवेट द लैंड। जनरली उसके पास क्या क्या होते थे? स्लेव्स होते थे और हायर्ड वर्कर यानी कि जिनको हायर किया गया है, नौकरी पे रखा गया है, वो होते थे इसके पास लैंड को कल्टीवेट करने के लिए। बिसाइड एज ही वॉज पावरफुल द किंग ऑफन यूज हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज। और वो साथ ही साथ बहुत ज्यादा पावरफुल होता था, तो जो किंग होता था वो विलेज से यानी कि गांव से टैक्स कलेक्ट करने में भी इसका इस्तेमाल करता था। He also functioned as a judge and sometimes as a policeman. जो ग्रामा भोज का होता था वो कुछ समय कभी कभी वो जज की तरह फंक्शन करता था और कभी कभी वो पुलिसमैन की तरह होता था। जज की तरह कैसे? जैसे किसी ने कुछ कर दिया तो वो उनके बीच में कोई डिसीजन लेता था, है ना, तो वैसे करके वो जज भी बना होता था कभी कभी। Apart from the ग्रामा भोजका, there were other independent farmer known as गृहपतिस। तो ग्रामा भोजका को छोड़ करके और भी ऐसे कुछ इंडिपेंडेंट फार्मर्स होते थे जिनको गृहपति बोला जाता था। मोस्ट ऑफ whom were smaller लैंड ओनर्स, जिसमें से बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते थे जो स्मॉलर कम लैंड के ओनर होते थे। एंड देन देयर वर मैन एंड वुमेन सच एज द दासा कर्माकरा who did not own land and had to earn a living working on the field owned by others. See, तो यहाँ पर और भी जो ऑर्डिनरी मैन और वुमेन होते थे जिनको दासा या कर्माकरा भी बोला जाता था, इनके पास कोई भी अपना खुद का लैंड नहीं होता था। ये अपनी लिविंग अर्न करने के लिए यानी कि अपनी लाइफ स्टाइल को चलाने के लिए ये लोगों को दूसरों की फील्ड में जाके वर्क करना पड़ता था। In most villages there were also some craft persons such as blacksmith, potter, carpenter and weaver. और बहुत से villages में कुछ क्राफ्ट पर्सन्स भी होते थे जैसे कि ब्लैकस्मिथ, पॉटर, कारपेंटर और वीवर। ब्लैकस्मिथ क्या होता है? लोहार। पॉटर क्या होता है? जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। कारपेंटर जो फर्नीचर बनाता है। और वीवर मतलब बुनकर, है ना। सी द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशंस। Some of the earliest work in Tamil known as Sangam literature were composed around 2300 years ago. See, तो तमिल में जो संगम लिटरेचर की कंपोजिशन हुई थी वो कब हुई थी? 2300 years पहले हुई थी। These texts were called Sangam because they were supposed to have been composed and compiled in assemblies known as Sangam. संगम इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक नहीं बहुत सारे पोएट्स, देखो असेंबलीज ऑफ पोएट्स दैट वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई। सी, मदुरई में बहुत सारे पोएट्स की एक असेंबली होती थी और फिर वहां पर वो लोग इस साथ में मिलके कंपोज करते थे, इसलिए इसको संगम बोला जाता है। द तमिल टर्म मेंशन्ड अबव हियर फाउंड इन संगम लिटरेचर। तो यहाँ पे जो हमने तमिल के टर्म्स देखे ना, जैसे कि ये वलेलर, उजावर और खादिसियार, तो ये सारे टर्म्स किसमें दिए हुए हैं? संगम लिटरेचर में दिए हुए हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं ये हमें संगम लिटरेचर से जानने को मिलता है। फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, stories, travelers, sculpture and archaeological. You may have heard of the Jatakas. These were stories that were probably composed by ordinary people and then written down and preserved by Buddhist monk. तो जो हमने जातकास में जो स्टोरी पढ़ी हुई है ना, वो मेनली किसके थ्रू कंपोज की गई हैं? वो मेनली कंपोज की गई हैं ऑर्डिनरी पीपल्स के थ्रू, है ना, जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क ने प्रिजर्व करके रखा था।
Here is a part of जातका story which tell us how a poor man gradually become rich. तो यहाँ पर एक हम जातका की स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें हमको ये मालूम चलेगा कि कैसे एक अचानक से पुअर मैन था जो कि ग्रेजुअली अचानक से क्या बन गया, रिच बन गया. See, the clever poor man. Once upon a time there was a clever young man who lived in the city. His only source was a death rat. He started off by selling it for a coin to a hotel for their cat. देखो बहुत समय के पहले की बात है कि एक पुअर क्लेवर मैन, क्लेवर मतलब बहुत चालाक है ना, पुअर गरीब मैन होता था, यंग मैन था जो कि सिटी पे रहता था. तो उसकी जो ओनली अर्निंग थी, उसको पैसे कहाँ से मिलते थे, डेड रैट से मिलते थे, मतलब कि मरे हुए चूहे से. उसने क्या किया कि मरे हुए चूहे को होटलों में बेचना शुरू किया उनके कैट्स के लिए. देन वन डे देयर वॉज अ स्टॉर्म. द किंग्स गार्डन वॉज littered with branches and leaves, and the gardener was at loss as to how clear the mess. The young man offered to clean the garden if he could keep the wood and leaves. The gardener agreed at once. देखो एक बार तो फिर एक दिन क्या हुआ कि स्टॉर्म आया, मतलब कि बहुत आंधी तूफान आया. तो जो किंग का गार्डन था वो पूरा तहस नहस हो गया था, पूरे सब जगह ब्रांचेस और लीव्स फैल गए थे. तो जो किंग का गार्डनर था वो क्या हुआ कि वो एकदम लॉस हो गया कि मतलब वो भूख तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब साफ सफाई कैसे करेगा. तो जो यंग मैन था उसने उसको ऑफर किया कि मैं गार्डन साफ कर दूंगा, लेकिन अगर एक शर्त पे कि जो उसकी वुड होंगी और लीव्स होंगी यानी कि लकड़ियां होंगी और पत्तियां होंगी वो मैं रख लूंगा. तो जो गार्डनर था वो एग्री हो गया उसके लिए. द यंग मैन राउंडेड अप ऑल द children who were playing with an offer of sweet for every stick and leaf they could collect. In no time every scrap had been neatly piled near the entrance. अब देखो तो उसने क्या किया, अब जो यंग मैन था वो सभी बच्चों के पास गया और उसने बोला कि हर एक स्टिक और एक लीफ का तुम लोगों को स्वीट्स मिलेंगे. ओके तो मतलब जितना ज्यादा वो कलेक्ट करेंगे उतने ज्यादा उनको स्वीट्स मिलेंगे. ऐसे करके उसने बच्चों को लालच दिया. इन नो टाइम एवरी स्क्रैप हैज बीन नीटली पाइल्ड नियर द एंट्रेंस. तो बिना किसी देरी के जितना भी स्क्रैप था, जो भी सामान था बिखरा पड़ा हुआ था, वो एकदम साफ सफाई से पाइल्ड करके, मतलब कि उसको बांध के एक जगह पे इकट्ठा कर दिया गया एंट्रेंस के पास. देन Just then the king's potter was on the lookout for fuel with which to bake his pots. तो फिर जो किंग का पॉटर था उसी समय पर कोई किंग का जो पॉटर था वो क्या ढूंढ रहा था, फ्यूल ढूंढ रहा था कि वो बेक करने के लिए, अपने पॉट्स को बेक करने के लिए फ्यूल ढूंढ रहा था कि वो क्या चीज जला करके अपने पॉट्स को बेक करेगा. सो ही टुक द होल लॉट एंड पेड द यंग मैन फॉर इट. और उसने क्या किया कि जो भी पत्तियां लकड़ियां थी वो उसने ले ली और उस चीज के लिए उस यंग मैन को पे कर दिया. आवर यंग मैन नाउ थॉट ऑफ अनदर प्लान. अब जो यंग मैन था उसने नया प्लान सोचा. ही कैरिड अ जार फुल ऑफ वाटर टू द सिटी गेट. वो क्या किया कि पूरा भरा हुआ जार, किस चीज का, पानी का भरा हुआ जार, वो कहाँ ले गया, सिटी के गेट के पास ले गया. एंड ऑफर वाटर फॉर 500 ग्रास कटर. और उसने वाटर को ऑफर किया किसके बदले में, 500 ग्रास कटर्स के बदले में ऑफर किया. दे वर प्लीज्ड एंड सेड यू हैव डन अ गुड टर्न, यू हैव डन अस अ गुड टर्न, टेल अस व्हाट कैन वी डू फॉर यू. तो वहां पर उन्होंने कुछ लोग थे है ना, तो उन लोगों ने क्या बोला कि तुमने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है तो बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं. ही रिप्लाइड आई विल लेट यू नो व्हेन आई नीड योर हेल्प. तो उसने बोला कि मैं तुम्हें बताऊंगा मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत कब है. देन ही मेड फ्रेंड्स विद अ ट्रेडर. तो उसने फिर एक ट्रेडर के साथ दोस्ती कर ली. वन डे द ट्रेडर टोल्ड हिम टुमारो अ हॉर्स डीलर इज कमिंग टू द टाउन विद 500 horses. हियरिंग दिस आवर यंग मैन वेंट बैक टू द ग्रास कटर. He said, please give me a bundle of grass each.
and don't sell your grass till mine is sold. They agreed and gave them. अच्छा देखो क्या हुआ था कि जब वो पानी लेकर गया था ना, है ना, तो उसने ग्रास कटर्स को दिया था, तो ग्रास कटर्स उसकी दोस्ती हो गई थी। तो उस समय ग्रास कटर ने बोला कि तुमने हमारे लिए अच्छा काम किया है, तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो उसने बोला कि जब मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी तब मैं तुमको बताऊंगा। फिर एक दिन क्या हुआ कि उसने ट्रेडर से दोस्ती कर ली। ट्रेडर मतलब व्यापारी से। तो एक दिन वो ट्रेडर ने उसको बताया कि कल जो हॉर्स डीलर है वो आने वाला है 500 हॉर्स लेकर के। ये सुनने के बाद जो यंग मैन था वो वापस गया ग्रास कटर के पास और बोला कि प्लीज मुझे एक ग्रास का मतलब कि घास का बंडल दे दो, है ना, और तुम अपनी घास को तब तक सोल्ड नहीं करोगे, तब तक नहीं बेचोगे जब तक मेरी नहीं बिक जाती। तो वो एग्री हो गए एंड गेव हिम 500 बंडल्स ऑफ ग्रास। और उन्होंने उसको क्या किया, 500 बंडल दे दिए ग्रास के। When the horse dealer could not buy grass anywhere else, he purchased the young man's grass for 1,000 coin. और फिर जब ग्रास जो हॉर्स वाला था, हॉर्स डीलर था, उसको ग्रास कहीं नहीं मिली, क्योंकि 500 हॉर्स लेकर आया है तो हॉर्स को तो कुछ तो खिलाएगा ना। तो उसको हॉर्स के लिए ग्रास नहीं मिली, तो फिर उसको ग्रास कहाँ से लेनी पड़ी, वो यंग मैन से लेनी पड़ी। और उसने यंग मैन को ग्रास के कितने कॉइन्स दिए, 1000 कॉइन्स दिए। तो इस तरीके से वो अपना क्या किया, उसने वो रिच बन गया। ओके, वी कैन यूज अदर काइंड ऑफ एविडेंस टू फाइंड आउट अबाउट लाइफ इन सम ऑफ दिस अर्ली सिटीज। हम क्या कर सकते हैं, और भी कुछ एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं जो कि ये बताएंगे कि उस समय पर इन सिटीज में लाइफ कैसी होती थी। स्कल्पचर्स कार्व्ड सीन्स डिपिक्टिंग पीपल लाइव्स इन टाउन एंड विलेजेस एज वेल एज इन द फॉरेस्ट। तो जो स्कल्पचर्स है उसमें भी हमको ये देखने को मिलता है कि पहले के लोगों की जो लाइफ होती थी वो कैसी होती थी विलेज टाउन्स में और फॉरेस्ट में। मेनी ऑफ दिस स्कल्पचर were used to decorate railing, pillar and gateway of building that were visited by people. और जो बहुत से ऐसे स्कल्पचर्स हैं, है ना, उनको किस चीज में यूज किया गया है, रेलिंग को, पिलर्स को और गेटवे मतलब बिल्डिंग के गेटवे को डेकोरेट करने के लिए भी यूज किया गया है। Many of the cities had developed from about 2500 years ago were capitals of the महाजनपदास। तो बहुत सी ऐसी सिटीज थी जो कि 2500 इयर्स पहले ही डेवलप हो गई थी, और जो उनके कैपिटल्स थे वो कहाँ पर थे, महाजनपदास में थे, जो कि हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है। As we had seen, some of these cities were surrounded by massive fortification walls। और हमने क्या देखा है कि बहुत सी ऐसी सिटीज हैं जो कि मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल मतलब बहुत सारे मतलब ऐसे उनके चारों तरफ बाउंड्रीज बनी हुई है। इन मैनी सिटीज आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रो ऑफ पॉट्स और सेरेमिक रिंग्स अरेंज्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। दिस आर नोन एज रिंग वेल। देखिए, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो लोगों को क्या मिले हैं, बहुत सारे पॉट्स मिले हैं, है ना, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस में जा करके सर्चिंग करते हैं। तो वहां पर उन लोगों को क्या क्या मिला है, पॉट्स मिले हैं और सेरेमिक रिंग मिली है। कैसी मिली है रिंग्स, एक के ऊपर एक जमी हुई थी वो रिंग्स, इस तरीके से वो लोगों को रिंग्स मिली है, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग वेल भी बोलते हैं। These seems to have been used as toilet in some cases and as a drain and garbage dumps। तो ये किस चीज के लिए यूज किया जाता था आप लोग को मालूम है, ये एज अ टॉयलेट यूज किया जाता था सम केसेस में, और एज अ ड्रेन और गार्बेज डंप करने के लिए भी इसको यूज किया जाता था। दिस रिंग वेल्स आर यूजुअली फाउंड इन इंडिविजुअल हाउसेस। ये जो रिंग वेल है ना, ये कहाँ कहाँ मिले हैं, हर एक इंडिविजुअल हाउसेस में ये मिले हुए हैं। We have hardly any remains of palaces, markets, or of homes of ordinary people. Perhaps some are yet to be discovered by archaeologists. Other made of wood, mud bricks, and tracks
मे नॉट हैव सर्वाइव्ड। अब देखो हमें ना मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं मिलती है मतलब हिस्ट्री की, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस हार्डली हमें ये सारी चीजें मिल पाती हैं। मार्केट हो गया, होम हो गया ऑर्डिनरी पीपल का, पैलेसेस हो गए, ये हमको हार्डली मिलते हैं। तो हमारे लिए जो ये सब मिला हुआ है ना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मतलब क्या बोलना चाहिए, बहुत नॉलेजेबल बात है कि हमको ये अभी देखने को भी मिल रहा है। ओके, another ways to find out about early cities is from the account of sailors and travelers who visited them। अब देखो और दूसरा वे क्या है फाइंड आउट करने का, पहले की सिटीज को जो सेलर्स और ट्रेवलर्स होते थे, मतलब जो यहाँ वहां जाते थे ना व्यापार करने के लिए, या सेलर्स जो नदी की तरफ उस तरफ जाते थे, तो वो लोगों से भी हम पूछ सकते हैं, उन लोगों से भी हमको जानने को मिल सकता है जो कि जिन्होंने उन चीजों को विजिट किया है। वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड अकाउंट दैट हैज बीन फाउंड वॉज नोन एज ग्रीक सेलर। तो एक ग्रीक का सेलर था, उसने भी इस बारे में बहुत कुछ जाना है। ही डिस्क्राइब ऑल द पोर्ट्स ही विजिटेड। उसने क्या डिस्क्राइब किया, सारे पोर्ट्स जहां जहां वो गया है ना, उसको सब उसने डिस्क्राइब किया है। फाइंड ब्रज ऑन मैप। मैप में मतलब हमको बोल रहा है कि ब्रज को ढूंढो और उस सिटी के डिस्क्रिप्शन के बारे में फिर हमको बताएगा, है ना। द स्टोरी ऑफ बरियागाजा, द ग्रीक नेम ऑफ ब्रज। ब्रज का ग्रीक नेम है बरियागाजा। द गल्फ इज वेरी नैरो एट बरियागाजा एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी। देखो जो वो क्या बता रहे हैं कि जो बरियागाजा का जो गल्फ है, मतलब कि जहाँ पर शिप्स जाती हैं, वो बहुत ही ज्यादा नैरो है और वहां पे बहुत हार्ड होता है शिप्स को नेविगेट करना। जो शिप्स आ रही हैं उनको नेविगेट करना, उनको बताना कि किस तरफ मुड़ना है, कहाँ जाना है, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। शिप्स हैड बीन स्ट्रीट इन अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड लोकल फिशरमैन हु वर एम्प्लॉयड बाय द किंग। तो जो शिप्स होती थी वो वहां पर किंग के द्वारा रखी जाती थी, जो स्किलफुल और एक्सपीरियंस फिशरमैन होते थे, जो कि किंग के थ्रू एम्प्लॉय किए जाते थे। द इम्पोर्ट्स टू बरियागाजा वर वाइन, कॉपर, टिन, लीड, कोरल, टोपैज, क्लॉथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन। सी तो बरियागाजा में इम्पोर्ट्स क्या क्या भेजा जाता था, वो क्या क्या था, वाइन, कॉपर, टिन, लीड, कोरल, टॉपैज, क्लॉथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स भेजे जाते थे। एक्सपोर्ट फ्रॉम द टाउन इंक्लूडेड प्लांट्स फ्रॉम द हिमालयाज, आइवरी, अगेट, कार्नेलिन, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम। तो ये सारी चीजें वहां से एक्सपोर्ट की जाती थी। स्पेशल गिफ्ट वर ब्रॉट बाय मर्चेंट्स फॉर द किंग। और जो मर्चेंट होते थे उनके थ्रू किंग्स के लिए स्पेशल गिफ्ट भिजवाए जाते थे। दिस इंक्लूड वेसल्स ऑफ सिल्वर, सिंगिंग बॉयज, ब्यूटीफुल विमेन्स, फाइन वाइन एंड फाइन क्लॉथ। तो क्या क्या गिफ्ट होते थे, वो गिफ्ट्स में क्या क्या होता था, सिल्वर मतलब चांदी के बर्तन होते थे, सिंगिंग बॉयज होते थे, ब्यूटीफुल विमेन्स होती थी, या फिर फाइन वाइन होती थी, या फिर क्लॉथ्स होते थे। ओके, सी पंच मार्क्ड। पहले हम कॉइन पढ़ते हैं। कॉइन, यू मे हैव नोटिस हाउ वेल्थ इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ कॉइन्स इन द स्टोरी ऑफ पेज नंबर 82। पेज नंबर 82 की स्टोरी में हमने क्या देखा, जो मनी था, है ना, जो मनी था वो किस उसमें मेजर किया जाता था, कॉइन्स के मतलब कॉइन्स के उसमें मेजर किया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कॉइन बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको इस पीरियड के बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ द कॉइन्स मिले हुए हैं। द अर्लीस्ट कॉइन विच वर इन द यूज फॉर अबाउट 500 years were punch mark coins such as one shown below। जैसे कि उसके बाद 500 years पहले जो कॉइन्स होते थे उसमें पंच मार्क होता था। मतलब देखो जैसे कि इस कॉइन में हमको दिख रहा है, यहाँ पे पंच मार्क कॉइन है, ये पंच मार्क्ड कॉइन। पंच मार्क कॉइन वर जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम स्क्वायर और राउंड इन शेप। जो पंच कॉइन होता था वो जनरली रेक्टेंगुलर शेप का होता था, या फिर स्क्वायर या फिर राउंड शेप का होता था। इधर कट आउट ऑफ मेटल शीट और मेड आउट ऑफ
फ्लैटेंड मेटल ग्लोबस। ये किस चीजों से बनता था, या तो इसको मेटल शीट में से काट लिया जाता था या फिर फ्लैटेंड मेटल की ग्लोबस से ये बनाया जाता था। स्मॉल स्पेरिकल बॉल की तरह होता था। The coin were not inscribed but were stamped with symbol using dies and punches. Hence, they are called punch-marked coin. These coins were found over most part of the subcontinent and remained in circulation till the early century. Okay. तो क्या था कि ये वाले जो कॉइन्स थे ये हम लोगों को कहाँ पर से मतलब बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हमको मिले हुए हैं जो कि पंच मार्क कॉइन्स होते हैं, और इसमें क्या वो कैसे करके मतलब डाइस से या फिर किसी भी चीज से एकदम दबा करके इसमें मार्क्स बनाए जाते थे। अब मार्क्स क्यों बनाए जाते थे, देखो हर एक जो बहुत सारे किंगडम्स होते थे तो हर एक किंगडम का जो कॉइन होता था वो अलग अलग होता था। ओके, हर एक राजा अपने हिसाब से अपने किंगडम का कॉइन बनाता था, इसलिए उनमें पंचेस होते थे। Cities with many functions. Very often a single town was important for variety of reasons. जो देखो यहाँ पर पहले के समय में एक अकेला टाउन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता था बहुत सारे फंक्शंस के लिए, बहुत सारे रीजंस के लिए। लेट अस लुक एट द एग्जांपल ऑफ मथुरा। चलो भाई हम लोग मथुरा का एग्जांपल देखते हैं। अगर आप लोगों को ये सारी सिटीज देखनी है तो पेज नंबर 105 में सारे मैप में सभी सिटीज दिखाई गई हैं जिन सिटीज के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। Mathura has been an important settlement for more than 2500 years. मथुरा जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सिटी थी 2500 ईयर पहले से। It was important because it is located at the crossroad of two major routes of travel and trade, from the northwest to the east एंड फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। तो जो मथुरा था वो एकदम बीच में था, वो इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि यहाँ पर से दो मेन जगह का रास्ता होकर गुजरता था। देयर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी एंड सेवरल श्रीनिस। फार्मर एंड herders from adjoining area provide food for the people in the city. Mathura was also a center where some extremely fine sculpture was produced. See, तो जो मथुरा था वो क्या था, मतलब फोर्टिफिकेशन था सिटीज के चारों तरफ पर, और जो फार्मर्स थे और हेडर्स थे वो लोग क्या करते थे, एरियाज में मतलब फूड प्रोवाइड करते थे। वो लोग फूड जैसे कि फार्मिंग होती ना वैसे वहां पे भी होती थी, और वो लोग फूड प्रोवाइड करते थे वहां के लोगों के लिए। जो मथुरा है वो इसीलिए भी सेंटर है क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे फाइन स्कल्पचर्स प्रोड्यूस हुए थे। अराउंड 2000 ईयर अगो मथुरा बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ कुशानास। तो कुशनास का जो सेकेंड कैपिटल बन गया था मथुरा 2000 ईयर पहले। whom about you will be reading in chapter number 9, जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 9 में भी पढ़ेंगे। मथुरा was also a religious center with there were Buddhist monasteries, Jain shrines, and it was an इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ वर्शिप ऑफ कृष्णा। तो देखो मथुरा जो है, मथुरा में बहुत सारे रिलीजियस सेंटर भी कहा जाता है, रिलीजियस सेंटर भी था मथुरा क्योंकि वहां पर बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, जैन श्रीन्स है, और साथ ही साथ वहां पर कृष्ण भगवान की भी बहुत ज्यादा, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कृष्ण भगवान की भी बहुत ज्यादा वर्शिप होती ही। Several inscriptions on surface such as stone, slave, statue have been found in Mathura. बहुत सारे inscriptions ऐसे भी मिले हैं हम लोगों को, मथुरा से हमको बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले हुए हैं जो कि स्टोन के सरफेस पे, स्लैब पे और स्टैचू के फॉर्म में भी मिले हुए हैं। Generally, these are short inscription recording gift made by man to monasteries and shrines. These were made by kings and queens, officers, merchants, and craftspersons who lived in the city. For intense inscription from Mathura mention goldsmiths, blacksmiths, weaver, basket maker, garland maker, and perfumes. सी जनरली ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये क्या है, रिकॉर्डिंग गिफ्ट हैं जो कि किसके थ्रू बनाए गए हैं, मैंस के थ्रू बनाए गए हैं। किन के लिए, मोनेस्ट्रीज के लिए और
मशीन्स के लिए। और ये जो है क्या बोलते हैं, दीज वर मेड बाय, ये मतलब किनके द्वारा बनवाए गए हैं, ये किंग्स, क्वींस, ऑफिसर, मर्चेंट और क्राफ्ट पर्सन के थ्रू बनवाए गए हैं, जो कि कहाँ रहते थे, उस सिटी में रहते थे। ओके। फॉर इंस्टेंट इंस्क्रिप्शन ऑफ मथुरा मेंशन, जो अभी इंस्टेंट इंस्क्रिप्शन है मथुरा के, उसमें क्या क्या है, गोल्ड स्मिथ के बारे में है, ब्लैक स्मिथ के बारे में, वीवर, बास्केट मेकर, गार्लैंड मेकर, इन सब के बारे में है। क्राफ्ट पर्सन, क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन, वी हैव ऑल्सो आर्कियोलॉजिकली एविडेंस फॉर क्राफ्ट्स, हमको आर्कियोलॉजिकली भी क्राफ्ट का भी हमें एविडेंस यहाँ पर मिलते हैं। These include extremely fine pottery known as the northern black polished ware NBPW। देखो हम लोगों को क्या मिलता है यहाँ पर, एक्सट्रीमली बहुत ही ज्यादा फाइन पॉटरी देखने को मिलती है, जिसको और क्या बोला जाता था, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। It get its name from the fact that it is generally found in the northern part of the subcontinent। तो इसका नेम क्यों पड़ा, क्योंकि ये जनरली कहाँ मिलता था, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट से मिलता था। रिमेम्बर दैट द आर्कियोलॉजिकली एविडेंस फॉर मेनी क्राफ्ट मे नॉट हैव सर्वाइव्ड। लेकिन ये भी याद रखना कि बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है ना मैनी क्राफ्ट्समैन के लिए, वो अभी भी सरवाइव नहीं कर पाए हैं। वी नो दैट टेक्स्ट दैट द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ वॉज इम्पोर्टेंट। वी नो फ्रॉम द टेक्स्ट, हमें ये पता चलता है टेक्स्ट से कि जो मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। देयर वर फेमस सेंटर्स सच एज वाराणसी इन नॉर्थ एंड मदुरई इन द साउथ, बोथ मैन एंड वुमेन वर्कड इन दिस सेंटर्स। तो जो क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो फेमस सेंटर्स है क्लॉथ के लिए वो क्या क्या है, वाराणसी है जो कि नॉर्थ में है, और मदुरई जो है साउथ में है। यहाँ पर बोथ मैन एंड वुमेन काम करते थे इन सेंटर्स में। मैनी क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशन नोन एज श्रेनिस। तो बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट ने एक एसोसिएशन फॉर्म किया था जिसको श्रेनिस बोला जाता था। दिस श्रेनिस ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइड ट्रेनिंग, प्रोक्यूर रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूट द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये जो श्रेनिस होते थे ये क्या करते थे, क्राफ्ट पर्सन जो होते थे वो उनको मतलब ट्रेनिंग देते थे, साथ ही साथ रॉ मटेरियल को इकट्ठा करते थे और फिनिश्ड प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। दिस ट्रेनिस ऑफ मर्चेंट ऑर्गेनाइज्ड द ट्रेडर, और इस श्रेनिस के जो मर्चेंट होते थे वो ट्रेड ऑर्गेनाइज करते थे। श्रेनिस ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक्स वर वेयर रिच मैन एंड विमेन डिपॉजिट मनी। तो श्रेनिस जो होते थे वो क्या ऑफर करते थे, क्या चीज और प्रोवाइड करते थे, बैंक भी प्रोवाइड करते थे जहां पर रिच मैन और वुमेन अपना पैसा डिपॉजिट करते थे। दिस वॉज इन्वेस्टेड एंड पार्ट ऑफ इंटरेस्ट वॉज रिटर्न और यूज टू सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मॉनेस्ट्रीज। और ये जो इन्वेस्टेड होता था, ये यहाँ पे जो इन्वेस्ट होता था वो एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न भी किया जाता था, और वहां पर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या मॉनेस्ट्रीज के लिए यूज भी किया जाता था। रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, रूल्स क्या होते थे स्पिनिंग और वीविंग के। दीज रूल्स फॉर आर फ्रॉम अर्थशास्त्र मेंशन इन चैप्टर नंबर 7। हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था ना कि अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य के थ्रू लिखी गई थी। ओके, तो ये अर्थशास्त्र में रूल्स दिए गए हैं। दे डिस्क्राइब हाउ स्पिनिंग एंड वीविंग कुड बी डन इन वर्कशॉप अंडर द सुपरविजन ऑफ स्पेशल ऑफिशियल्स। तो जो इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से स्पिनिंग और वीविंग वाला काम किया जा सकता है वर्कशॉप पर अंडर द सुपरविजन ऑफ स्पेशल ऑफिशियल्स, स्पेशल ऑफिशियल्स के सुपरविजन के अंडर पे। विजडम, यंग वुमेन हु आर डिफरेंटली अबाइल्ड, nuns, mothers of courtesans, retired women servant of the king, women who had retired from service in temples, may used for processing wool, bark, cotton, hemp and flax। देखो
मतलब बहुत सारी विडोज, जैसे कि जो ये सब विमेन्स हैं वो यहाँ पर आकर के काम कर सकती थी। दे शुड हैव पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क। तो उनको किसके बेसिस पे पे किया जाता था? उनके क्वालिटी और क्वांटिटी, मतलब उन्होंने कैसा काम किया है और कितना काम किया उसके बेसिस पे उनको पे किया जाता था। वुमेन हु आर नॉट परमिटेड टू लीव देयर होम कैन सेंड maid or servant to bring the raw material from the superintendent and take the finished work back to him। तो देखो, जिन वुमेन को परमिशन नहीं थी कि वो घर छोड़ के कहीं पे भी जाएं, तो वो लोग क्या कर सकती थी कि मेड या सर्वेंट से इसका रॉ मटेरियल मंगा करके सामान बना करके सुपरिटेंडेंट से रॉ मटेरियल मंगवा करके ले करके बना के फिनिश सामान, जो बना बनाया सामान होगा, उसको वापस उनके पास भिजवा दे। वुमेन हु कैन विजिट द वर्कशॉप शुड go at dawn to give their work and receive their wages। और जिनको परमिशन थी कि वो जाकर के वर्कशॉप में जाके काम कर सकती हैं, तो वो लोग वहां जाके अपना काम करती थी और अपनी वेजेस ले लेती थी। There should be enough light टू एग्जामिन द वर्क। वहां पे इनफ लाइट होनी चाहिए जैसे कि हम काम को देख सके। इन केस ऑफ सुपरिटेंडेंट लुक एट द वुमेन और टॉक अबाउट एनीथिंग अदर देन द वर्क, ही शुड बी पनिश्ड। और देखो, अगर सुपरिटेंडेंट किसी भी वुमेन को देखता है या फिर उनसे उस तरीके से बात करता है जो काम के रिगार्डिंग नहीं है, बिना काम की बातें यदि करता है, तो सुपरिटेंडेंट को पनिश किया जाएगा। If a woman does not complete her work, she will have to pay a fine and her thumb can be cut off। तो और जो लेडीज जो विमेन्स अपना काम नहीं कर पाती हैं समय पर, तो वो विमेन्स क्या करेंगी? उन विमेन्स को पनिश किया जाएगा, उन विमेन्स को फाइन भरना पड़ेगा, और साथ ही साथ हो सकता है कि उन विमेन्स के हाथों के अंगूठों को भी काट दिया जाए। अ क्लोजर लुक अरिका मेडू। तो हमने जैसे कि बाकी सिटीज पढ़ी हुई है ना, तो वैसे ही हम अरिका मेडू सिटी के बारे में पढ़ेंगे। फाइंड अरिका मेडू इन पोंडिचेरी। जो अरिका मेडू है वो वहाँ कहाँ पर है? पोंडिचेरी में है, जो आपको पेज नंबर 105 के मैप में मिल जाएगा। एंड रीड द बॉक्स ऑन रोम, पेज नंबर 88 बिटवीन 2000। देखो, मतलब वो बता रहे हैं कि हमको कहाँ कहाँ पे पढ़ना है, रीडिंग करनी है। Arica Medu was a coastal settlement where ships unloaded goods from distant land. A massive brick structure, which may have been a warehouse, was found at the site। सी, अरिका मेडू जो है वो कहाँ पर है? कोस्टल सेटलमेंट था, जहाँ पर शिप्स को अनलोड किया जाता था, शिप के गुड को अनलोड किया जाता था। बहुत मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच मे हैव बीन मतलब वहां पर एक बहुत बड़ा मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर था, जिसको हम वेयर हाउस भी बोल सकते हैं। साइट पर वेयर हाउस होते ना, वैसे उसको हम लोग वैसा बना हुआ था वहां पर। अदर फाइंड्स इंक्लूड पोट्री फ्रॉम द Mediterranean region, such as atmosphere and stamped red glaze poetry known as एरिटाइन वेयर। मतलब वहां पे बता रहा है कि मेडिटेरियन में भी वहां पे पोएट्री होती थी और भी पोएट्रीज होती थी, जैसे कि रेड कलर की होती थी, तो इसको क्या बोलते थे? एरिटाइन वेयर भी बोला जाता था। विच वॉज नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन इटली, जिसका नाम किसके उस पे रखा गया है? इटली में एक सिटी है, उसके ऊपर रखा गया है। दिस वॉज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इनटू द स्टैम्प्ड मोल्ड। ये कैसे बनाया जाता है? गीले मिट्टी को स्टैम्प्ड मोल्ड में प्रेस करके इसको बनाया जाता है। देयर वॉज येट अनदर काइंड ऑफ पोएट्री विच वॉज मेड लोकली। यहाँ पर और भी अदर काइंड ऑफ पोएट्री होती थी जो कि लोकली बनाई जाती थी। थ्रू रोमन डिजाइन वर यूज, जिसमें कि रोमन डिजाइन का यूज किया जाता था। रोमन लैम्प, ग्लासवेयर एंड जेम्स हैव बीन फाउंड इन द साइट। तो हमको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है? रोमन जेम्स और ग्लैम्स, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट द प्रोबेबली डाइंग वॉट्स यूज टू डाई क्लॉथ। तो यहाँ पर और क्या क्या मिलता है? स्मॉल टैंक्स देखने को मिलते हैं, प्लस साथ में डाइंग वॉट्स, मतलब कि जिन चीजों का यूज कपड़े को डाई करने के लिए किया जाता था, वो भी हमको यहाँ पर उसके एविडेंस मिलते हैं। देयर इज अ प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर मेकिंग ऑफ बीड्स
फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड ग्लास। और हमको इस चीज के भी एविडेंस मिलते हैं कि यहाँ पर क्या था, मतलब ग्लास या फिर सेमी प्रीशियस, मतलब जो स्टोन्स ज्यादा प्रीशियस नहीं होते थे उनका यूज करके बीड्स बनाने का भी हमको एविडेंस मिलते हैं। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ अवर चैप्टर। Find Rome on map 6 पेज नंबर 67। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन यूरोप। तो जो रोम थी वो यूरोप की सबसे पुरानी सिटी थी एंड डेवलप अराउंड द सेम टाइम एज द सिटीज इन गंगा वैली। तो और ये कब डेवलप हुई थी, जिस टाइम पर गंगा वैली की जो सिटीज थी वो डेवलप हुई थी उसी समय पर ये भी डेवलप हुई थी। The Rome was the capital of one of the largest empire, the one that spread across Europe, North Africa and West Asia। देखो जो रोम था वो एक सबसे बड़े एम्पायर की कैपिटल थी और वो एम्पायर जो था वो कहाँ कहाँ फैला हुआ था, यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया में फैला हुआ था। अगस्टस वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एम्परर हु रूल्ड अबाउट 2000 ईयर अगो। जो अगस्टस था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एम्परर था जिसने कितने साल रूल किया, 2000 ईयर्स पहले वो उसने रूल किया था। सेड दैट ही फाउंड रोम अ सिटी ऑफ ब्रिक एंड मेड इट इनटू अ सिटी ऑफ मार्बल। तो वो क्या बोलता है कि रोम को उसने एज अ सिटी ऑफ ब्रिक, मतलब कि पत्थरों की सिटी के थ्रू में उसने फाइंड आउट किया था और उसने उसको बदल दिया। किस में बदल दिया, सिटी ऑफ मार्बल के रूप में उसने उसको बदल दिया। ही एंड लेटर रूलर बिल्ड टेम्पल एंड पैलेसेस। और फिर उसके बाद के जो रूलर थे उन लोगों ने क्या क्या बनाया, टेम्पल्स बनाए, पैलेसेस बनाए। दे ऑल्सो बिल्ड ह्यूज amphitheaters, open arenas surrounded by tiers and of seats, where citizens could watch all kind of shows and public bath, where people meet and relaxed. Huge adequate channel to supply water they were built to bring water to the city of the फॉर द बाथ फाउंटेन एंड टॉयलेट्स। तो देखो यहाँ पर मतलब इन लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम किए। तो जो थिएटर्स बनवाए गए थे वहां पर लोग बैठ करके बहुत ज्यादा शोज देख सकते थे। ओके जैसे थिएटर कैसे है, वहां पर तो उस समय स्क्रीन नहीं थी लेकिन थिएटर शो होते थे ना कि कोई सामने खड़े होकर सिंग कर रहा है, गा रहा है, तो उस टाइप से वहां पे बैठने की जगह थी। तो वहां पे बैठ करके लोग रिलैक्स हो सकते थे, अपने साथ में रिलेटिव से मिल सकते थे और साथ ही साथ वहां पे कॉमन बात भी ले सकते थे। और साथ ही साथ देखो एक्वाडक्ट्स बनवाए गए थे जो कि वाटर सप्लाई के लिए बनवाए गए थे कि वहां पर लोगों को वाटर सप्लाई हो, ओके नहाने के लिए, फाउंटेन्स के लिए और टॉयलेट्स के लिए। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 8 ऑफ हिस्ट्री। In the next video we will start chapter number 9. Okay.